जय ओशो, जय अरुण स्वामी जी। हम लोग नेपाल में इसे संयुक्त रूप से जोजस कहते हैं। JOJAS, जय ओशो, जय अरुण स्वामी। तो मित्रों, आज मैं पूना आश्रम में जमीनों के साथ जो घपलाबाजियाँ हो रही हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ, उस पर थोड़ा सा आप लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ, थोड़ा जागरूक बनाना चाहता हूँ। 1974 में ओशो जबलपुर से मुंबई गए, तभी वो बम्बई कहलाता था। बम्बई में उनका प्रवचन चलता था, लेकिन फिर वो बम्बई से 1974 के मार्च में वापस पूना लौटे और एक ग्रीस की सन्यासी थी माँ योग मुक्ता, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर ओशो के साथ रम गई थी। उन्होंने लगभग 1 एकड़ जमीन और उस जमीन पे बना हुआ घर खरीदकर ओशो को उपहार में दिया। वो जमीन पूना का कोरेगांव पार्क में था। उस जगह का नाम है कोरेगांव पार्क। उस जमीन पर जो घर बना था उसका नाम रखा गया लाओत्से हाउस और ओशो उसमें निवास करने लग गए, जो अभी तक है। फिर 1974 के ही जून में कुछ और जमीन खरीदा गया। फिर 1976-77 की ओर कुछ और जमीन वहां छोड़ा गया और फिर दूसरी बार जो जमीन खरीदी गई उस पे बना कृष्णा हाउस और तीसरी बार जो जमीन खरीदी गई उस पे बना मेडिटेशन का हॉल, जिसे हम लोग बुद्ध मेडिटेशन हॉल के नाम से जानते हैं। इस तरह से पूना आश्रम के पास कुल 5 एकड़ की जमीन हो गई। फिर ओशो वहाँ से पूना से अमेरिका गए, USA। अब विषय वो नहीं होने की वजह से मैं बस इतना कहूँगा कि उन्हें वहाँ अमेरिका में निषेधित कर दिया गया। वो फिर वापस हिंदुस्तान चले आए, मनीला में रहने लगे, मनाली में रहने लगे। मनाली से वो काठमांडू आए, 45 दिन जितना काठमांडू में रहे। काठमांडू से वे फिर ग्रीस गए, उन्हें वहाँ टिकने नहीं दिया गया। वहाँ से वो उरुग्वे गए, उरुग्वे में भी उन्हें टिकने नहीं दिया गया। फिर वो कई देशों में गए, उन्हें कहीं टिकने नहीं दिया गया। तो वो वापस लौटकर मुंबई चले आए। कुछ दिनों तक मुंबई में रहे और फिर वो पूना गए। पूना में दोबारा पहुंचने के बाद वहाँ बहुत जमीन खरीदी गई और वो आश्रम का क्षेत्रफल 5 एकड़ से बढ़ते बढ़ते 35 एकड़ तक पहुंच गया, जिसका कि मूल्य उनके जीवन काल में ही 1000 करोड़ से ज़्यादा हो गया था। इतना महंगा ज़मीन हो गया था। पहले तो उस ज़मीन को शहर से बहुत दूर थोड़ा बाहर खरीदा गया था, लेकिन शहर बढ़ते 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 उस ज़मीन को भी अपने आगोश में समेट चुका था। ओशो के हत्या 1990 में जब हुआ तो उनके हत्यारे जो थे वो जयेश, उसके गुर्गे और उसके चमचे, इन सभी ने उनके हत्या के 20 साल के बाद 2010 में उस जमीन में से, उस 35 एकड़ जमीन में से थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा बेचा। 2010 में मुंबई पब्लिक ट्रस्ट कमिश्नरी में जो एप्लीकेशन पड़ा, उस एप्लीकेशन में ये कहा गया कि लेन नंबर 1
कोरेगांव पार्क का 5,387 स्क्वायर मीटर जमीन, यानी 5,387 स्क्वायर मीटर्स का जमीन जो है, जो उस समय वहां पार्किंग एरिया कहलाता था, उसका ओनरशिप ट्रांसफर करना है। इसका पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रस्टियों में से ही एक मुकेश सारदा को दिया गया। दिल्ली स्थित एक ट्रस्ट, दर्शन ट्रस्ट, उसका एप्लीकेशन पड़ा था आश्रम में, पूना आश्रम में, कि उनको अपना काम बढ़ाना है, इसीलिए वो जमीन उन्हें चाहिए। तो उस पर ट्रस्टी का मीटिंग बैठा। उस मीटिंग में मुकेश सारदा ने कहा कि वो पार्किंग लॉट का ज़मीन है, अब हम लोगों को उसकी ज़रूरत है नहीं और उसका देख रेख करने में भी काफ़ी खर्चा आ रहा है, इसलिए उस ज़मीन को डिस्पोज कर देना ही बेहतर है, बेच देना ही बेहतर है, कुछ फ़ायदा भी हो जाएगा। लेकिन मुंबई पब्लिक ट्रस्ट कमिश्नरी में जो एप्लीकेशन पड़ा, उस एप्लीकेशन में ये कहा गया कि ये ज़मीन का टुकड़ा दर्शन ट्रस्ट को हम लोग गिफ्ट में देना चाहते हैं। बेचने का बात नहीं है, वहाँ गिफ्ट में देना चाहते हैं। क्यों? आप कौन होते हैं? हवलदार के हाथ में बंदूक थमा दिया तो वो अपने आप को इंस्पेक्टर समझने लग जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस बात को तो हम लोगों को समझना चाहिए। बहरहाल वो जमीन जब ओनरशिप ट्रांसफर की बात आई तो मुंबई पब्लिक ट्रस्ट कमिश्नरी में पूना आश्रम की ओर से 4 ट्रस्टी ने अपना सिग्नेचर दिया। विटनेस चाहिए तो उसके लिए सिग्नेचर दिया। एक तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो मुकेश सारदा को मिला हुआ था, वो उनका सिग्नेचर तो हुआ ही, दूसरा सिग्नेचर हुआ देवेंद्र सिंह देवल, जिन्हें स्वामी देवेंद्र भारती के नाम से हम लोग जानते हैं। तीसरा सिग्नेचर हुआ साधना वेलापुरकर, जिन्हें हम लोग मां अमृत साधना के नाम से जानते हैं। और चौथा है लाल प्रताप सिंह। ये चारों ने मुंबई पब्लिक ट्रस्ट कमीशन में सिग्नेचर किया। दर्शन ट्रस्ट, उसकी ओर से 2 लोगों ने सिग्नेचर किया, एक आनंद कुमार अवस्थी और दूसरा विद्या खूब चंदानी। अब जरा यहां समझना होगा कि ये दर्शन ट्रस्ट और विद्या खूब चंदानी और मुकेश सारदा, ये है क्या? दर्शन ट्रस्ट दिल्ली का एक ट्रस्ट है जिसे कोई नहीं जानता है। वो करता क्या है, किसका है, कहाँ है, कैसा है, कब रजिस्टर्ड हुआ, किसी को कुछ नहीं मालूम। वो कोई वेलफेयर का काम करता भी है या नहीं, किसी को मालूम ही नहीं है इसके बारे में। और उसकी जो ट्रस्टी कही जाती है विद्या खूब चंदानी और आनंद कुमार अवस्थी, इसमें से विद्या खूब चंदानी के बारे में यह कहा जाता है कि वो महाराष्ट्र के एक नेता हैं शरद पवार, उनके या तो रिलेटिव ही हैं, उनके घर के ही लोग हैं, या तो नजदीक के लोग हैं। तो अब नेक्सस देखिए, शरद पवार जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो जमीन के भूखे हैं, सोना चांदी के नहीं, जमीन के बहुत भूखे हैं वो, उनका रिलेशन मुकेश सारदा से डायरेक्ट नहीं, अपने लोगों के माध्यम से, विद्या खूब चंदानी के माध्यम से मुकेश सारदा से होता है। और मुकेश सारदा का रिलेशन जयस से है। जयस सांप की तरह कुंडलनी मारकर पूना आश्रम में बैठा हुआ है। अब ये नेक्सस, ये रिलेशनशिप को देखिए किस तरह से बनता है। जिस समय में
वो ज़मीन 5,387 स्क्वायर मीटर जो बेचा गया, उसका कीमत उन दिनों 2010 में उसका कीमत 35 करोड़ से ज़्यादा आंका गया था। लगभग 35 से 40 करोड़ के बीच का उसका कीमत रहा होगा उस समय में। वो गिफ्ट में दिया गया क्योंकि टैक्स बचाया जा सके, ओनरशिप ट्रांसफ़र का टैक्स बचाया जा सके और जो इनकम टैक्स है उसको बचाया जा सके। तो भैया, आप ही कातिल, आप ही मुंसिफ, आप ही मीर, आप ही अदालत, और कहते हैं हम इंसाफ कर रहे हैं, और कहते हैं हम ओशो का धरोहर को बचाए हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? आप तो जमीन बेच रहे हैं। आप तो ओशो का जो धरोहर है, ओशो का जो याद है, ओशो से जुड़ा हुआ जितनी भी चीजें हैं, उन सबका आप तो नष्ट करने पे तुले हुए हैं उसको, और आप कह रहे हैं कि हम ओशो के रखवाले हैं। भैया, चोर को ही हम रखवाला मान के चल रहे हैं तो भाई ठीक है। 2012 में आते आते 2 साल के बाद फिर से एक बार जमीन को बेचने का प्रयास किया गया। इस बार वो जमीन था कोरेगांव पार्क का, यानी आश्रम का, प्लॉट नंबर 22, प्लॉट नंबर 22, और वो जमीन था 6,611 स्क्वायर फीट, 6,611 स्क्वायर मीटर, सॉरी, माफ कीजिएगा। फिर से पावर ऑफ अटॉर्नी मुकेश शारदा को मिला। फिर से मुकेश शारदा ने एप्लीकेशन दिया मुंबई पब्लिक ट्रस्ट कमिश्नरी में, और उसमें फिर वही दर्शन ट्रस्ट को वो जमीन गिफ्ट में देने की बात की गई। वही प्रोसेस, बेचनहारा वही, खरीदनहारा वही, और प्रक्रिया वही, कोई फर्क नहीं। वही शरद पवार, वही जयेश, वही मुकेश शारदा, वही विद्या खूबचंदानी, वही मां अमृत साधना, वही स्वामी देवेंद्र भारती, वही लाल सिंह, कौन है, सब वही चट्टे बट्टे, जयेश, उसके गुर्गे और उसके चमचे। लेकिन हुआ क्या कि जब 2010 में ही इन लोगों ने बेचा, तो काठमांडू के ओशो तपोवन के जो आचार्य हैं, बोधिसत्व स्वामी आनंद अरुण, वो उसी समय से चिल्लाना शुरू कर दिए कि ये गलत हो रहा है। वो कहना शुरू कर दिए कि वो आश्रम का संपत्ति है, और आश्रम किसी व्यक्ति का नहीं होता है, आश्रम हर उसका होता है जो साधक है। वो जब चिल्लाना शुरू कर दिए थे, तो उस समय तो उनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह दब गई। किसी के कान पर जूं नहीं रेंगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ख्याल नहीं किया कौन है ये स्वामी आनंद अरुण। लेकिन 2012 आते आते उनके आवाज़ में थोड़ा सा दम आ गया था। लोग सुनने लगे थे, लोग समझने लगे थे कि यही है एक शेर जो बोलता है, और बोलता नहीं गरजता है। तो जब 2012 में फिर ये लोग जमीन बेचने के लिए एप्लीकेशन दिए, उन्हें बेचने का अप्रूवल मिल गया, मुंबई पब्लिक ट्रस्ट कमिश्नरी से अप्रूवल मिल गया, तो एक पिटीशन पड़ गया मुंबई हाई कोर्ट में, और मुंबई हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से ओनरशिप ट्रांसफर पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। वो जमीन बिकने से बच गई। अब सुनते हैं कि फिर तीसरी बार कोशिश हो रही है वहां जमीन बेचने की। इस बार प्रक्रिया थोड़ा फर्क, थोड़ा घुमा करके, थोड़ा दूसरे तरीके से। एक बात यहां समझना बहुत जरूरी है कि आश्रम है पूना में,
आश्रम को संचालन करने वाला जो ट्रस्ट है उसका नाम है ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन, OIF। उसका हेड ऑफिस है स्विट्जरलैंड में। अच्छा, पूना में क्यों नहीं है? स्विट्जरलैंड में क्यों उसका हेड ऑफिस है? लेकिन काम जो होता है उसका, वो स्विट्जरलैंड से नहीं, न्यूयॉर्क से होता है। आश्रम है पूना में, ऑफिस है स्विट्जरलैंड में, काम होता है न्यूयॉर्क से। तो भैया ये तो देखने से ही फर्जीवाड़ा है। दोस्तों, तीसरी बार फिर से वो लोग प्रयास कर रहे हैं आश्रम की जमीन को बेचने के लिए। सुनने में आया है पावर ऑफ अटॉर्नी शायद बन चुका है, शायद ना बना हो ना सही। 7 साल लग गए, अभी तक मुंबई हाई कोर्ट से फैसला नहीं आया है। वो आश्रम का जमीन है, वो आश्रम का जमीन ही रहेगा। अगर कोई भी उस आश्रम के जमीन को बेचना चाहा, किसी ने भी उस आश्रम के जमीन को अपना बपौती संपत्ति समझना चाहा, तो हम आप सारे सन्यासी को इसका प्रतिकार करना होगा। हम आप सारे सन्यासी को ये जोर से कहना होगा कि खबरदार, ये भारत की धरती है और हम सारे नेपाल के सन्यासी इस पर अड़े हुए हैं। बोधिसत्व स्वामी आनंद अरुण जो एक शेर की तरह गरज रहे हैं, उनके गर्जन के साथ में गर्जन मिलाने के लिए हम सारे नेपाल के सन्यासी तैयार हैं। भारत के वीर सन्यासियों से मैं आह्वान करता हूं कि उठिए, जागिए और देखिए आपकी ही वो संपत्ति है। उस संपत्ति को लूटने के लिए कुछ आताताइयों ने प्रयास किया है, उसे बचाने के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। उसको बचाने के लिए आप लोगों को जागना पड़ेगा। उसको बचाने के लिए आप लोगों को संघर्ष की राह पर चलना पड़ेगा। और अंत में मैं आह्वान करना चाहता हूं आप लोगों को कि ध्यान सन्यासियों जैसा दिखने के लिए नहीं, ध्यान आपके भीतर के शेर को जगाने के लिए है। गुरु गोविंद सिंह की इन वाक्यों से मैं अंत करना चाहूंगा कि सूरा सो कहावे जो लड़े दीन के हेत, अब पुरजा पुरजा कट मरे तबऊ न छोड़े खेत, सूरा सो ही। प्रणाम।